चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए साफ साफ नाम से ही क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला है। अच्छे से यूज करेंगे हम लोग इसका, ठीक है। और इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो भी समझते हैं। अच्छा ध्यान से समझो, मान लो मैं दुबई गया और वहां पे मैंने बुर्ज खलीफा देखा। कोई कह रहा है ये 1 किलोमीटर लंबा है, कोई कह रहा है 2000 मीटर लंबा है। मैंने कहा पागल तो नहीं ना। तो मैंने क्या किया, अगर मैं गूगल किया सबसे बढ़िया। अब चल ठीक है, एक नई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। गूगल पे उसकी कोई भी बात इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अब बताओ उसकी हाइट निकालनी कैसे निकालेगा? और तू आर्किटेक्चर है वहाँ का, फॉर्मूला आर्किटेक्चर हाँ पढ़ रखा होगा ना, सिन cos सीधा फॉर्मूला वगैरह कैसा रहेगा ध्यान से समझ। ये पहले अपनी दूरी यहाँ से ग्राउंड से उस बिल्डिंग तक की निकालेगा, डिस्टेंस निकालेगा बिल्डिंग से ग्राउंड तक का, ठीक है। इसको एग्जांपल के लिए ए बी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक एंगल सेट करके देखेगा कि हाइट तक उसकी किस एंगल तक, कौन सा एंगल जो है उस हाइट तक मुझे दिख सकता है, ठीक है। अगर ये दोनों काम कर लेगा तो ये एग्जैक्ट उसकी हाइट पता लगा लेगा। आई बात समझ? तो फिर समझते हैं। तो अब क्या है, मान लीजिए जो नीचे वाली है ये 20 मीटर है, 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है बिल्डिंग से, ठीक है। और जो ये एंगल है ये है 30 डिग्री का। किसका है? 30 डिग्री का। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं? आपके पास एंगल अवेलेबल है? हाँ है। आपके पास नीचे बेस अवेलेबल है? हाँ है। लेकिन सर फिर भी हमारे पास 2-3 चीजें अवेलेबल है ही नहीं। क्या क्या चीजें अवेलेबल है? हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो सर कैसे ही निकाल लेंगे हम लोग, है ना? नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई भी चीज निकाल तो उसके अंदर मिनिमम क्या चाहिए होते हैं? दो चीजें। तो ये क्या करेगा, 10 मीटर और आगे चला जाएगा, ठीक है। फिर वहां से यहां तक का एंगल नापेगा। लेट्स से कि पहले वाला जो इसने नापा था वो 45 डिग्री था, ठीक है। अब जब इसने इसको मेजर किया वो आया इसका 30 डिग्री। बेटा कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, 90 स्ट्रेट हो जाता। तो अब सर अब कैसे निकालेगा, है ना? हम निकाल के तो आपको दिखा सकते हैं, वो इसी चैप्टर में निकलेगा। लेकिन ये हो गया थोड़ा टॉप लेवल की चीज, ठीक है। कैसे निकालना है इससे पहले हम लोग छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अपने ही ग्राउंड पे खड़े हुए हुए उस लंबी सी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। इट्स हार्डली टेक 10 मिनट्स, समझाने में 10 मिनट, निकालने में तो 2-3 मिनट ही लगेंगे। तो स्टार्ट करें। समझ आ रहा है कि हम क्यों यूज क्यों कर रहे हैं इसको? हाइट निकालने के लिए। या जो भी, मान ले एक बंदा ऊपर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसको नीचे कूदना है। नीचे कूदने के लिए वापस उसको इस चीज की हाइट चाहिए। अब वो कैसे निकालेगा? उड़ने के लिए हाइट इसलिए कि पैराशूट खुलेगा, उससे डायरेक्ट कूदना है। इंसान बोलते हैं बेटा पैराशूट भी तो टाइम लेता है ना खुलने में। पता लगा कूदा और सीधा ठा, तब तक पैराशूट बस ऐसे ही किया था, ठीक है ना। पहले वो कूदता है, फिर पैराशूट खोलता है, तब तक पैराशूट फिर नीचे आता है। प्रेशर मेंटेन करने के लिए बाद में बोलते हैं वो, है ना, पैराशूट। हाँ, तो ये हिसाब लगाने के लिए तो उसको हाइट पता होगी, ठीक है ना। तो पता है नहीं, 3rd फ्लोर से कूद गया, मर गया। 3rd फ्लोर में नीचे आने में टाइम ज्यादा होना लगता है, कितना टाइम लगता है? कैलकुलेट कर सकता है वो, खुद कर ले। वो 5 मिनट में बनता है, 5 मिनट बस कैलकुलेट कर सकता है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दिखाओ। चलो दिखाओ, मुझे वो कह रहा कर सकता है वो। फॉर्मूला बता दो। अच्छा ये तो आर्किटेक्ट। तो अब होगी सारी कैलकुलेशंस। मतलब ये है कि हम लोग किसी भी जगह पे खड़े होकर उसकी एग्जैक्ट हाइट निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक डी की जरूरत है बस, ठीक है। तो डी आज की डेट के बाद अपने जेब में डाल के चलो, ठीक है। बस फिर तू किसी भी चीज की हाइट नाप सकता है, बस ग्राउंड में खड़े होके, ठीक है। दैट्स इट। चलो, तो अब इस चैप्टर को कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे पहले आप लोगों को वो टेबल याद है जिसके अंदर sin 0, 30, 45, 60, 90 सब याद है? चलो वेरी गुड। बेटा फिर जाओ घर जाओ। क्यों? जब याद ही नहीं है तो याद कर लूंगा। क्यों याद करेगा? चैप्टर तो देखो अभी भी खत्म हुआ है, परसों उसका टेस्ट हुआ है, आप क्यों याद करोगे? क्या करेगा याद करके? नहीं, क्या पता याद करने में।
तो हमारे पास एग्जांपल एक है, पहले उस एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे समझ में आ जाएगी बात। कहता है एग्जांपल 1 है हमारे पास एनसीईआरटी का, जो कि पेज नंबर किस पे है 135 न्यू बुक पे, पेज नंबर 135 एग्जांपल 1 पेज नंबर 135। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, ऑब्वियसली एक टावर है, कहता है वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, तो ऐसे वर्टिकली खड़े होते हैं टावर। आगे कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, अगर वहां से हम लोग देखें तो वो टावर जो है 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर देखने वाला एंगल, वो एंगल जो ऊपर देखता है, ठीक है। उसने बोला ग्राउंड से जो ऊपर तक जाता है एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। चाहता क्या है ये क्वेश्चन हमसे? कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमें क्या चाहिए? हाइट निकालनी, मतलब ये निकालनी है टावर। आई बात समझ? क्वेश्चन को धीरे धीरे करके एक बार फिर से रीड करते हैं, क्वेश्चन जितना आपको क्लियर होगा उतना ज्यादा बेटर आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर टावर खड़ा है, कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का जो फुट है, जहां पे टावर का बेस है, वहां से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, हमने मार्क कर दिया। उस पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें टॉप ऑफ द टावर तक, ये टावर का टॉप है, तो बेस यहां से लेकर टॉप ऑफ द टावर तक हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जो नीचे वाला बेस है और आपके टॉप तक जो उसका क्या रहता है, टिप जो रहती है, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपर की तरफ देखता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां तक देखता है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वो कितना है? 60 डिग्री। और पूछ क्या रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहां तक क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? अब ये बताओ हमारे पास है क्या, इस एंगल के हिसाब से ये सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये नीचे वाला क्या होगा? बेस। मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमारे पास दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। अब P और B किसके फॉर्मूला में आते हैं? या तो कॉट के या तो tan के, ठीक है। अगर मैं बोलूं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन B। tan 60 डिग्री की वैल्यू किसी को याद है? हाँ, एग्जांपल अभी हम देख के बता सकते हैं सर आपको, नीचे नजर में आ रही हो तो फर्क क्या? √3 होता है tan 60 डिग्री का। P दे रखा है? नहीं। B दे रखा है? यस। ये 15 ऊपर चला जाएगा, 15 √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अगर किसी क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, तो आप √3 की वैल्यू यहां डाल के उसका पूरी कैलकुलेशन उनको करके दे दें। अदरवाइज एनसीईआरटी कभी भी पूरी कैलकुलेशन आपसे नहीं मांगती, ठीक है। हाँ, आडिशन में आप करने जाओगे तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट जो आंसर्स मिलेंगे वो √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेंगे। क्लियर है? यहाँ पे एग्जांपल क्लियर है? सिंपल है। देखो ये सिंपल चैप्टर तब बनेगा जब आपको ये वैल्यूज इजीली याद होंगी, ठीक है। और अगर ये वैल्यूज ही याद नहीं है तो ये चैप्टर को टाटा बाय बाय कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड, मतलब एग्जांपल सेकंड, पेज नंबर 136। क्वेश्चन क्या है? क्या है? एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। आज इनको पोल की हाइट पता लगती है जी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिशियन जो है फीमेल है, ये बाद में बताएगा, चौंकना नहीं है तुमने इस बात से, अपने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। खंबे के ऊपर कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है जी। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to understand the repair work। क्या कह रहा है जी? 5 मीटर का पूरा पोल है, लेकिन उसको 5 मीटर नहीं जाना ऊपर, उसको टॉप से, 5 मीटर का पूरा पोल है, उसको पूरा ऊपर नहीं जाना पोल पे, ठीक है। पोल से 1.3 मीटर नीचे है। यहाँ पे सामान लगे होते देखे होंगे तुमने, है ना, ऐसे गोल गोल से ऐसे मटके से लगे होते हैं ऊपर,
हाँ, तो सर। वहां उसको वहां तक जाना है एग्जाम की देरी, ठीक है, यहाँ से खड़े हो जाएगी जैसे कि उनका काम है। हाँ टेक्नीशियन। अब 1.3 मीटर नीचे है, 1.3 मीटर नीचे, टॉप से नीचे है, ठीक है, 1.3 मीटर टॉप से नीचे उसको काम करने के लिए जाना है। पूरा पोल को मत देखना, पूरे पोल को कोई काम नहीं है। उन्होंने बताया है कि 5 मीटर का पोल है जिसके अंदर टॉप से नीचे 1.3 मीटर आना है, नीचे से ऊपर 1.3 मीटर में चले जाना, ऊपर से नीचे है 1.3 मीटर। अब क्या कहते हैं, कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ लेडर दैट शी वुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। वो कह रहा है कितनी बड़ी सीढ़ी वो लेके आई। समझदार व्यक्ति बोलेगा सर देखो ध्यान से देखो ना, ऊपर एकदम सिंपल सी कहानी है, आप तो परेशान हो रहे हो। पहले 60 डिग्री इंक्लाइन मार दिया। 3 मीटर की हाइट है, बस 3.5 मीटर की ले लो, चलो 4 मीटर की ले लो। ओ भाई कैलकुलेशन मांग रहा है वो। और वैसे भी अगर 3-3.5 मीटर की लेगा तो सीधी थोड़ा खड़ी करोगे उसको एक एंगल पे तो सीढ़ी खड़ी करते हैं। हाँ। और एंगल पे नहीं खड़ी करोगे 90 डिग्री चढ़ के जाएगा, बंदर है। और अगर बंदर ही है तो सीधा पोल पे चढ़ जा, है ना। तो उसने बताया कि जो हमने सीढ़ी रखनी है वो एक एंगल पे रखनी है, वो एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल है। कह रहा वुड अनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। कह रहा वो कितनी दूर उस पोल से उस लैडर को रखे। ठीक है, √3 की वैल्यू भी दी है। √3 की वैल्यू भी दे रखी है, अगर यूज हुआ तो आप डालोगे, आप फिर √3 की वैल्यू एग्जैक्ट डाल के देख के आओगे आंसर, ठीक है जी। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले ये बताओ कि हमें चाहिए क्या क्या। ये पोल की हाइट है, जहां तक उसने जाना है वो कितना निकाला था हमने 3.7, ठीक है। और वो कैसे निकाला था, टोटल हाइट ऑफ पोल -1.3 मीटर, क्योंकि टॉप से 1.3 मीटर नीचे आना है। Yes. तो जहां उसको काम है वो क्या बचेगा 5 - 1.3 which is 3.7 मीटर। बताओ ठीक है। यस सर। चलो आगे। अब क्या कहता है, हाँ अब क्या कहता है, बस अपना हो गया। अब हमारे को चाहिए क्या, हमें पहले तो बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। देख बेस तो इजी है यार, परपेंडिकुलर अगर मेरे पास हो 3.5 3.7, अगर मेरे पास परपेंडिकुलर 3.7 है और एंगल है, बेस निकल आएगा। सर किससे, tan से या किससे, पहले देखो मेरे को P 3.7 है, बेस है मेरे पास नहीं है सर। P और B के लिए tan लगाएंगे या तो cot लगाएंगे, P/B। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, P की वैल्यू 3.7, B की वैल्यू पता नहीं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए √3 की वैल्यू नहीं लगानी आपको, अभी लगा देंगे, पहले कैलकुलेशन तो स्टार्ट करें। पहले b ऊपर जाएगा, उसके बाद 3.7 नीचे √3 आएगा। √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.7 अपॉन 1.73। बेस आ गया, पूछा उसने बेस देते नहीं। हाँ क्यों नहीं, उसने बोला है कि पोल से लेडर तक का डिस्टेंस बताओ जी, ठीक है। देन दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द लेडर, ठीक है, दिस इज बेस। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन हम उसको करके दे देंगे। देख अगर उसने ये नहीं पूछा होता, ठीक है, और मैं निकाल देता गलती से, तो मुझे इसकी परफेक्ट पॉइंट्स में आंसर निकालने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसने मुझसे पूछा है तो मेरे को इसका आंसर एग्जैक्ट 2 डिजिट तक तो कम से कम कैलकुलेट देना पड़ेगा, ठीक है। लो कोने में कर लेते हैं 3.70 अपॉन 1.71, पॉइंट से पॉइंट गया पहले तो, ठीक है। अब क्या है, देखो जो ऊपर होता है उसको अंदर रखते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे महान हैं क्या, उनको ये भी नहीं पता। 173, अच्छा 173 2 से हो सकता है, नहीं हो पाएगा, 1 से ही होगा। 2 से करके देख लेते हैं यार, नहीं कर लेते हैं, क्या हो गया 3 6 7 14 2 3 3 46 नहीं हो रहा, गलत लग रहा है, फिर से चेक कर लो यार। 173 3 6 7 14 2 3 46 है, आ रहा है, अच्छा बड़ी जल्दी आ गया। अच्छा हमने सुना है, ठीक है। 346 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, यहाँ से कितना आएगा 3, क्योंकि ये कितना 6 हो जाएगा तो 3 आएगा, है ना। वो तो मान लोगे हमारे पास
पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा ऊपर से, छत से ऊपर टपकेगा। 240 1 पे जाएगा वापस, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा एग्जाम्पल के लिए, और एक कैरी ले लेंगे, कितना बचा 13, 7 है, कितना बचेगा 6, यहाँ क्या बचा था 1 से बन गया 0, 67 पॉइंट लगा हुआ तो 0 4 आ जाएगा, अपनी कोई टेंशन थोड़ा। अब देखो जी 173 4 से करके देखें, 4 3 12 7 4 28 29 4 2 6 692 9 3 पे जाएगा इसका मतलब, तो कैलकुलेटर लगा करने की जरूरत क्या, बस लिख दिया। बेस कितना है 2.13, देखो आंसर एकदम ठीक है, सही है 14 है 14 है। क्यों, हमारी कोई गलती हुई है? अप्रोक्स लिखा उसने। हमारी कोई गलती हुई है तो उसकी गलती है? नहीं, गलती किसी की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास √3 की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, समझे? और उसने पहले मेरे को एक बात बताओ, √3 की वैल्यू कितनी डिजिट तक दे रखी है? 1.73, आगे क्या दे रखा है? चलो चेंज हो जाएगा बस। लेकिन जब उसने कैलकुलेटर में डाला होगा ना अपने कैलकुलेट करते समय, तो आगे की वैल्यू भी डाल दी होगी, जिसकी वजह से उसका आंसर 2.14 आया। उसने अप्रोक्स ले लिया होगा ना। ठीक है, ये भी आप अप्रॉक्स ही लिखेंगे क्योंकि आपको इसकी वैल्यू भी नहीं पता। चलो अप्रोक्स ले सकना हाँ, अप्रॉक्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती ना। ठीक है, तो हमारा आंसर भी परफेक्ट है, घबराना नहीं, इसलिए बोलता आंसर चेक कर लो। आगे सर बेस तो आ गया, हाइपोटेन्यूज शीट। अब हमारे पास ध्यान से देखो, सर परपेंडिकुलर है? हाँ है। पाइथागोरस चलो रुक जा, नहीं। क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज है? नहीं है सर। लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला है, कौन सा? कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें P/H आता हो? आता है कौन है? Sin। साइन। तो क्या हम लोग साइन 60 डिग्री, साइन को 60 डिग्री P/H लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। P की वैल्यू क्या है? 3.7। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा? साइन 60 की वैल्यू 1/2 1/2 1/√2 1/√2 हाँ 1/√2 और h को h लें दो, ठीक है? ये h का चला जाएगा ऊपर 3.7 into √2, √2 की वैल्यू दे रखी है तुमने? राइट नहीं दे रखी? पक्का ना? नहीं दे रखी? नहीं दे रही। शरीर तो ए पे खत्म हो गया। बिल्कुल होता है। इनका आंसर तो मैच कर लिया। हो गया बेटा, आंसर मैच कर गया, यस सर। है ना? हां सर। सर देख लिया आंसर? देखिएगा उसमें। आंसर नहीं दे रखा? नहीं तो नहीं है क्या? अच्छा, पता लग गई साइन 60 की वैल्यू तुम्हें? गलत है ओहो, यार ना तेरे को। पता लग गई ना क्या होती है? हां अब ध्यान समझने वाली बात थी, पहले तो तुमने यहाँ गलती कर दी और ऊपर से √2 की वैल्यू भी नहीं दे रखी। अगर वो √3 की वैल्यू दे रहा है तो मतलब √2 की भी देनी चाहिए थी, मतलब गलती नहीं हुई है तुम्हारी। पहले बोला था वैल्यू लर्न कर ले पहले। हाँ √2 मैं क्या था भाई किसी को बोल सबको बोलो। हाँ, अभी भी पाजी को कह रहा पीछे देखो, अपना ध्यान नहीं लगा रहा। पहले नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से लर्न करके आना इनकी वैल्यूज को। कितना हुआ √3/2, ठीक है? अब h जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, h आया ऊपर 3.7 into 2/√3। क्लियर है? अब ध्यान से देख, 3.7 √3 की वैल्यू तो तेरे को ऑलरेडी पता है 2.13 होता है, तो कट जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता ही है ना। 2.13 into 2 कितनी हो गई? ठीक है, ये मीटर में है, ये सर अप्रॉक्स है कि एग्जैक्ट? ये भी अप्रॉक्स कहीं सब कुछ अप्रोक्स ही रहता है। लगभग तो पता लग गया ना अपने को, उतना ही लगभग बताना, ठीक है ना? तो उसकी सीढ़ी तुझे लगता है एग्जैक्ट इतनी ही हाइपोटेन्यूज की होगी? नहीं सर, सीढ़ी या तो 5 मीटर की होगी या 4.5 मीटर की होगी, ठीक है? या 3 मीटर की होगी या 4 मीटर की होगी। वो उसने ऑर्डर देके थोड़ा मतलब ये इस खंबे पे चढ़ना तो एग्जैक्ट यही हाइट होनी चाहिए इसकी हाइपोटेन्यूज, समझे? तो इसलिए अप्रॉक्स भी अपने को चलेगी, हम 4.5 मीटर की मांग लेंगे। ओके लेकिन ये थोड़ा दो लोड करके लेके जाए, 4 वाली भी 4.5 वाली भी। क्लियर है? अब क्वेश्चन है बेटा हमारे पास एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या कहता है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जो देख रहा है चीजों को, वो कितना लंबा है? 1.5 मीटर टॉल। तो उसकी आंखें ऊपर होंगी, ऑब्वियस सी बात है। यस सर।
और उसकी आंखों से क्या कहता है क्या है ना, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। वो 28.5 मीटर दूर खड़ा है चिमनी से। हमने बोला ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई, जो ऑब्जर्वर है वो भी लड़की है, जो देख रही है ऊपर, वो 45 डिग्री से देख रही है अपनी आंखों से। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? हाइट ऑफ द चिमनी निकालनी है पूरी। हाइट तो यहाँ तक होगी ना, नीचे तक, ठीक है। लेकिन इनिशियली आप लोग अगर जिस चीज को निकालोगे तो ये वाली होगी, क्योंकि आपका जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी हाइट के आई से बन रहा है ना, ऊपर से बन रहा है, नीचे से नहीं बन रहा। तो अभी आप जो निकालोगे वो क्या होगी? H1 होगी और H2 आपको चाहिए, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं इसको, जो H1 है वो प्लस कर लेंगे हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जर्वर विच इज HO, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर HO, ठीक है। तो क्या बनेगा H2, मतलब पूरी की पूरी हाइट ऑफ C, HC लिख ले, हाइट ऑफ चिमनी। बस समझो बात को। हाइट ऑफ चिमनी क्या है, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, नाम भी लिख देते हैं इसका A B C D E, ठीक है। हाइट ऑफ चिमनी A से C है, A से C है, और हमें निकालनी क्या है? A से C तो निकालनी है। लेकिन अगर हम लोग ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल है ABE, उसमें तो C आ ही नहीं रहा, तो उसको फिर कैसे निकालेंगे? उसको हम निकालेंगे पहले H1 निकाल देंगे उससे, ठीक है। और फिर उसके अंदर हाइट ऑफ ऑब्जर्वर ऐड करेंगे 1.5, जिसकी वजह से HC आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया? तो इसके लिए हम लोगों ने ये बात लिख दी है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। अब ट्रायंगल ABE के अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। और बेस कितना है? 28.5। चाहिए क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है नहीं, बेस 28.5 है, तो हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, और डिग्री जो है 45 डिग्री है। अब P और B चाहिए तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 45 इज 1, P कितना है पता नहीं, B कितना है 28.5, मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, 28.5 इज द परपेंडिकुलर। बट द थिंग इज, मेरे को ये वाला परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे H1 तोड़ना चाहिए, आपको मुझे चाहिए H2, और H1 प्लस HO करेंगे तो क्या आ जाएगा? H1 कितना है? 28.5, HO 1.5, टोटल 30। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। इसको H2 ना लिख के HC भी तो लिखा था हमने, हाइट ऑफ चिमनी, यस, ठीक है। क्लियर है? सिंपल है? सिंपल है। समझने में एक टाइम लगता है, जैसे ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा आगे की बात हो जाएगी इजी एकदम, ठीक है। चले आगे, आओ देखो हमारे पास अब एग्जाम्पल 4 है, इजी एकदम है, थोड़ा सा समझने वाला है तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, रीड करना स्टार्ट करो एक बार। डायग्राम मैंने बना लिया वैसे तो, फिर भी क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट A, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है P, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एंगल है 30 डिग्री और बिल्डिंग कितनी टॉल है? 10 मीटर। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from point P is 45 डिग्री। अगर इस बिल्डिंग की टॉप पे फ्लैग लगा दे तो वो फ्लैग अगर पॉइंट P से देखा जाए तो वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है जी। क्या चाहिए इसको? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। मतलब इसको बेस चाहिए और हाइट ऑफ फ्लैग चाहिए। चले देखिए कैसे होगा। पहले तो सबसे इजी अपना काम कर लेते हैं, बी लगाते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले ट्राइंगल का नाम देते हैं Q R S, ठीक है। लिखते हैं इन ट्राइंगल PQR। अगर 4 पॉइंट्स हुए तो वो ट्राइंगल थोड़ा हुआ, बड़ा लेटर बन जाएगा ना, इसलिए PQR। इन ट्राइंगल PQR एंगल कितना है आपके पास? 30 डिग्री है। हाँ जी। आपके पास परपेंडिकुलर कितना है? 10 मीटर। बेस कितना है? नहीं पता। तो एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर हो, वो tan होता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू
1/√3, P is 10, B I don't know. तो by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B ऊपर जाएगा और रूट 10 के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, ठीक है, थोड़ी ज्यादा वैल्यू दे रखी है, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप वैल्यू डाल देंगे 1.732, पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो निकालेंगे, 1 से 1 जीरो जाएगा, आंसर आएगा 17.32 मीटर। तो बेस कितना हुआ 17.32 मीटर। चलो लिख दो। देखो जो जो उसने आंसर आपसे मांगे हो उसको बॉक्स में डाला करो, क्योंकि यहाँ पे 2 2 3 3 4 4 आंसर मांगे हैं ना, तो हाईलाइट करो, पता लगे कि ये वाला आंसर आपने मांगा था और हमने दे दिया, ठीक है ना। टीचर ये ना टीचर ढूंढ रही है कहाँ इतना लंबा, वैसे तुम्हारी राइटिंग बहुत सुंदर सुंदर है ना। आंसर ढूंढना पड़ जाता है कभी कभी, डब्बे के अंदर से भी ढूंढना पड़ जाता है कहाँ लिखा है, तो इसलिए कम से कम वो तो बताओ कि हाँ देखो ये 4 चीजें मांगी होगी। हाँ आगे अब क्या कहता है, अब ट्रायंगल बदल गया, ट्रायंगल बदल गया। इन ट्रायंगल PSR, ये एंगल क्यों बदला, ट्रायंगल क्यों बदला, क्योंकि अब मुझे हाइट ऑफ फ्लैग निकालनी है, ठीक है। आओ देखो अगर मैं बात करूं मेरे पास एंगल जो थीटा है यहाँ पे दैट इज 45 डिग्री, बेस है दैट इज 17.32 और 10√3, मुझे पता नहीं है ना कोई चीज की क्या जरूरत पड़ता है। अब मुझे निकालना है इस केस में P। कई बच्चे भागते आएंगे बोलेंगे सर P तो था, बेटा वो P उस दूसरे ट्रायंगल का था, इस ट्रायंगल का P जो है वो हमारे पास है H + 10 मीटर। सर 10 डिग्री सर मेरे ख्याल से हमारा फ्लैग क्या है तो माइनस नहीं समझना, मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर तो 10 + H ही है, फिर बाद में निकालते रहेंगे हम लोग, इतना क्लियर है, ठीक है जी। अब P और B दोबारा दिख रहा है हम लोगों को, तो फिर से क्या लगेगा tan 45 पे लगेगा, एंगल बदल गया क्योंकि, और क्या आएगा P/B, P कितना है 10√3, ठीक है ना, 10√3 और B सर B है 10√3, हाँ तो P कितना है H + 10 और B कितना है 10√3 और वो और tan 45 1 होता है, तो tan 10√3 ऊपर चला गया इज इक्वल टू H + 10 यहाँ है, 10 यहाँ से वहाँ चला जाएगा माइनस होके, ठीक है, तो इसका मतलब 10√3 की मुझे वैल्यू चाहिए होगी व्हिच इज 17.32, अच्छा माइनस 10 इज 7.32, ठीक है, माइनस हो जाएगा 7.32 बचेगा व्हिच इज द हाइट ऑफ द फ्लैग। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर सिंपल, यस सर मुश्किल है, तो इससे आसान क्वेश्चन आपको एक्सरसाइजेस में मिलेंगे, ठीक है ना, मुश्किल नहीं होगा इससे। चलें आगे, जल्दी करो, एक और टाइम का क्वेश्चन है उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एग्जांपल 5, ठीक है, एनसीईआरटी के लिए ये भी क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज लिखी हुई है, एक्सरसाइज 1 से पहले के क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करते हैं एक बार फटाफट। स्पाइसी निकाल, हाँ एग्जांपल 5 क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ अ टार स्टैंडिंग on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree, then when it is 60 degree find the height of the tar। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझो, सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है, कह रहा है द शैडो ऑफ अ टार स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड मतलब बी जो पॉइंट है वो ग्राउंड पे है, ग्राउंड से ऊपर 40 मीटर टार है, ठीक है, जब सन की लाइट पड़ती है, ठीक है, तो किस एंगल में गिरता है, जो शैडो गिरती है वो 60 डिग्री एंगल बनाती है, और जब सन ऊपर जाता है और या नीचे आता है जो भी कह रहे हैं वो फिर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टार। अच्छा नहीं 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 ये गलत है, ये 40 मीटर वो नहीं दे रखा था, फिर से देखते हैं इसको, ठीक है। एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार ध्यान से फिर से सुनो, कहता द शैडो ऑफ अ टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, जो इसकी शैडो है वो 40 मीटर लॉन्गर बनेगी, ठीक है, तो 40 मीटर लॉन्गर होगी ये कब, ध्यान से सुनो, कहता है when the sun's altitude is 30 डिग्री, जब सन का ऑल्टीट्यूड क्या है 30 डिग्री, आगे कहता है when और निकालना है then when it is 60 डिग्री, कह रहा है 30 डिग्री पे तो 40 मीटर का मैंने बता दिया, कहाँ से
जहां पे 60 डिग्री बना, मतलब यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का 40 मीटर डिस्टेंस है, और जब 60 डिग्री में सन का पड़ता है उसके हिसाब से बताओ हाइट ऑफ स्टार। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे और हो भी जाएगा। तो हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली, ये चाहिए, और ये हमारे पास नहीं है ना, सी भी हमारे पास नहीं है। 40 मीटर चलो। प्लस डी, हाँ जी, 40 मीटर प्लस बेस। हाँ बेस ले, बेस नहीं लेगा फिर बी ले, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं मेरे पास बेस भी नहीं और हाइट भी नहीं, लेकिन दो अलग अलग बातें हैं। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल ए सी बी, इसके अंदर क्या आएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री p अपॉन b, p क्या है tan का h, b क्या है b, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये एक वैल्यू बनी √3 b इज इक्वल टू h, हाइट की एक वैल्यू क्या आई √3b, √3 b इज इक्वल टू h। अगला एक और ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, tan फिर से लगाएंगे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ h, बेस क्या होगा इसका 40 प्लस b, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू h 40 प्लस b। यहां से ही h की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 40 प्लस b अपॉन √3। अब यहां पे भी h की वैल्यू है, यहां से भी h की वैल्यू को दोनों को कर देंगे कंपेयर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब h की वैल्यू ये भी, h की वैल्यू ये भी है, तो इस h की वैल्यू की जगह ये वाली h की वैल्यू डाल दूं तो आएगा √3b इज इक्वल टू 40 प्लस b अपॉन √3, ठीक है। अब √3 ऊपर चला जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 हो हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 40 प्लस b। अब b यहां प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, और b इज इक्वल टू क्या आएगा 40 व्हिच इज 20। अब पूरे का पूरा b नहीं है ये, हाफ भी है, ये वाला b है, 60 ठीक है जी, C2b। क्लियर है यहां तक पक्का, कोई दिक्कत परेशानी। अब आपके पास अगर b की वैल्यू आ गई है तो इसको इक्वेशन 1 में डालो, आंसर ले लो अपना, ठीक है। The value of पुट द वैल्यू ऑफ b in equation 1. इन इक्वेशन 1, √3b इज इक्वल टू h, b की वैल्यू क्या है 20। अच्छा देखो 3 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू यहाँ पे, इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं है तो आंसर हो गया 20 √3 इज आंसर, खत्म। अगर दे रखी होगी तो पुट करनी 1.732 कर दे दो, मुझे क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा है मजेदार, इसको रीड करेंगे तो समझ आ जाता है। वीडियो अपलोड करना है। हाँ हो जाएगा। अभी